साथियों, आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वह है अशोकामित्रन, एक तमिल लेखक है। प्रस्तुत पाठ पोइट्स एंड पेनकेक्स उनकी किताब माय ईयर्स विद बॉस से लिया गया है। यह पाठ फिल्मी दुनिया के बारे में व फिल्मों के समाज पर प्रभाव को दिखाती है। साथियों, जेमिनी स्टूडियो जो कि चेन्नई में था के संस्थापक एस वासंत थे। ये बातें चल रही है साथियों 1940 की। तब दूरदर्शन भी नहीं आया था। फिल्मी दुनिया जो बाहर से चमक दमक से भरी दिखती है, वहीं अंदर ही अंदर घृणा, कैरियर बर्बाद करना, मृत्यु, आकस्मिक दुर्घटनाएं आदि की हकीकत को भी उजागर करती है। और यही बातों को उजागर करती है हमारी कहानी पोइट्स एंड पेनकेक्स। साथियों, सबसे पहले एक शब्द आता है पेनकेक्स, जो कि कोई खाने का सामग्री नहीं है। यह एक मेकअप प्रोडक्ट है, श्रृंगार सामग्री है। जिस तरह से दोस्तों आज न्यू ब्रांड्स फेयर लवली, बोरो प्लस, इस तरह से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं, उसी तरह से यह एक 1940 का सबसे अच्छा मेकअप ब्रांड हुआ करता था और इसका ब्रांड नेम था पैनकेक। पैनकेक जो कि ट्रके भर भर के जेमिनी स्टूडियो में आया करता था। साथियों, ये जो मिस गोहर है उस समय की एक्ट्रेस ग्रेटा गार्बो और वैजयंती माला। साथियों, आपने कहीं ना कहीं वैजयंती माला का नाम जरूर सुना होगा। उन्होंने जो है इस पैनकेक ब्रांड का इस्तेमाल जरूर किया होगा और किया है, लेकिन रत्नी अग्निहोत्री ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा साथियों, क्योंकि रत्नी अग्निहोत्री जो है वो 1940 के बाद की एक एक्ट्रेस है। सबसे पहले बात करते हैं साथियों जेमिनी स्टूडियो की। जेमिनी स्टूडियो चेन्नई में स्थित है, चेन्नई मद्रास में, जो कि एक ऊपरी मंजिल पर स्थित है। साथियों, ये वही ऊपरी मंजिल है जहां पर कि कभी रॉबर्ट क्लाइव, आपने एक अंग्रेज अधिकारी का नाम सुना होगा, जो कि भारत में कुछ समय के लिए रहे और उससे भी बहुत कम समय के लिए वे मद्रास में रहे थे, वहां पे वे रहे। और रॉबर्ट क्लाइव ने जो है सेंट मैरी चर्च में एक अविवाहित स्त्री, जिसे हम मैडम कहते हैं, उससे विवाह कर लिया था। तो साथियों रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि साथियों ये पाठ में बहुत सारे कैरेक्टर्स है, इसलिए कहानी को थोड़ा ध्यान से सुने। अब बात आती है अपने अपने जो लेखक है अशोकामित्रन की। अशोकामित्रन जी कहते हैं कि मेरा इस जेमिनी स्टूडियो में जो काम है वो अखबार की कतरनों को काट कर पेज पर लगाना होता है। और उन दिनों में एक कोटरी में काम किया करता था, जिसकी दो पूरी बगले दरवाजे की भांति खुलने वाली खिड़कियों से बनी थी। मैं उस समय ये नहीं जानता था कि इन्हें फ्रेंच विंडोज कहते हैं। सॉरी दोस्तों, फ्रेंच विंडोज कहते हैं। मुझे रात दिन डेस्क के पास बैठे अखबारों को फाड़ते देख अधिकतर लोग सोचते थे कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। यह संभव है कि बॉस भी ऐसा ही सोचते थे। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जिसे लगता था कि मुझे कोई भी काम दिया जा सकता है, मेरी कोठरी में घुस आता और एक लंबा भाषण दे डालता। श्रृंगार विभाग का बॉय यह तय कर चुका था एक दिन कि मुझे कुछ ना कुछ क्या देना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। दोस्तों, श्रृंगार बॉय यानी कि मेकअप बॉय। मेकअप बॉय आपने नाम सुना होगा। क्यूबिक कहते हैं दोस्तों कोठरी को, क्यूबिकल कहते हैं वैसे क्यूबिकल कोठरी। और फ्रेंच विंडोज यानी कि दरवाजे जैसी बड़ी खिड़की। साथियों, आगे बढ़ाता हूं कहानी को। ऑफिस बॉय जो कि एक 40 साल का आदमी है, वो मेरे कमरे में आता है, मेरी कोठरी में आता है और बोलना चालू करता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे एक एक्टर बनने आया था जेमिनी स्टूडियो में। एक्टर नहीं बनता तो राइटर तो जरूर बनता, राइटर नहीं बनता तो पोएट तो जरूर बनता, पोएट नहीं बनता तो डायरेक्टर तो जरूर बनता, और डायरेक्टर भी ना बना होता तो स्क्रीन राइटर तो आज होता ही होता। लेकिन एक आदमी से मेरे को बड़ी जलन है, और जलन भी क्यों है, क्योंकि उसने मेरा कैरियर बर्बाद किया है, और वो है कोटमंगलम सुब्बू। कोटमंगलम सुब्बू, 3 बार लेने का नाम मेरा सिर्फ इतना था साथियों, क्योंकि कोटमंगलम सुब्बू जो है वो इस जेमिनी स्टूडियो में दूसरे नंबर का आदमी है। तो बात आती है कि भाई ये जो जेमिनी स्टूडियो है जो कि चेन्नई में था, कि ओनर या संस्थापक कौन है, तो वो है एस एस वासन। तो
इस तरह से जो बात है वो आगे चलती है। अब बात आती है कि मैं ये सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी शूटिंग चालू हो और ये ऑफिस बॉय बाहर जाए और मेकअप को गीला करे और मेकअप को गीला करके दूसरे लोगों को थमाए, जिससे कि मेरा इससे पिंड छूटे। कोटामंगलम सुब्बू की अगर मैं बात करूं साथियों, ये मेरी बातें ना होकर अशोका मित्रन की बातें है। कोटामंगलम सुब्बू की बात करूं साथियों, तो वो एक ब्राह्मण थे, इस कारण से शायद उन्हें उस नंबर 2 की पोजीशन मिली थी, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की थी जब वो यहाँ आए थे, जब यहाँ स्टूडियो जैसा कुछ भी नहीं था साथियों। लेकिन आज वो एक विकसित स्टूडियो है, तो केवल और केवल कोटामंगलम सुब्बू की वजह से। वो डायरेक्टर थे, एक्टर थे। जब वो एक्टिंग करते थे तो बड़े बड़े एक्टर देखने लग जाते थे कि क्या एक्टिंग की है। जब वो जब भी वो कोई फ्लॉप फिल्म देखते थे, देते थे, उसके बावजूद भी उनके चेहरे पर जो स्माइल रहती थी वो उनके आत्मविश्वास को दिखाती थी साथियों। इसके बाद में कोटमंगलम सुब्बू ने एक किताब भी लिखी थी साथियों, थिलाना मोहन बल। थिलाना मोहन बल, थिलाना मोहन बल, जो कि एक नॉवेल है, वो भी उन्होंने लिखा था। अब साथियों मैं बात करता हूं कि जेमिनी स्टूडियो में बहुत सारे कवि, राजनीतिक चिंतक, लेखक आदि आते थे, क्योंकि यहाँ पे भोजन, चाय आदि अच्छे मिलते थे। इस कारण से वो बहुत सारी चर्चाएं किया करते थे, जो कि गांधीवादी विचारधारा के लोग थे, जो कि खाकी कपड़े पहन के आते थे। साथियों एक एक्ट्रेस की बात करूं मैं, तो एक एक्ट्रेस थी जो कि एक दिन किसी कारण से ऑफिस बॉय को और एक और दूसरे जन को बहुत बुरी तरह से डांट देती है, और उसका एक वीडियो बना देता है हमारा ही स्टूडियो का एक वकील। और ये जो वकील है, उस वकील जो है वो वीडियो उस एक्ट्रेस को दिखा देता है। एक्ट्रेस इतनी ज्यादा दुखी और डिप्रेशन में चली जाती है कि वो एक्टिंग की दुनिया को छोड़ देती है, यानी कि एक्टिंग ही छोड़ देती है। तो ये भी पता चलता है कि किस तरह से लोग एक दूसरे का करियर बर्बाद करते थे। यही एडवोकेट जो है, इसने एक फिल्म बनाने का सोचा साथियों। इसकी फिल्म इतनी बुरी तरह से पिटी, इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई कि इसे जो है एस वासन ने हमारे स्टूडियो से निकाल दिया। मद्रास में एस वासन जो कि हमारे बॉस थे, उन्हें एक दिन एक कॉल आता है कि उन्हें एक एडिटर इंग्लैंड से मिलने आ रहा है। जब वह एडिटर इंग्लैंड से मिलने आ रहा था, तब हमारे एस वासन बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि हमारे एस वासन भी एक एडिटर थे। ही वॉज वेरी हैप्पी दैट वन एडिटर विल मीट अनदर editor. He was who was SS Vasan. SS Vasan was very happy that one editor will meet another editor, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक दूसरे एडिटर से मिलने का मौका मिलेगा। एक दिन हमारे जो डायरेक्टर साहब है, वे अपनी स्पीच दे रहे होते और खत्म करके अपनी सीट पर बैठते, तब एक लंबा चौड़ा गंभीर आदमी मंच पर आता है और बोलना चालू करता है इंग्लिश में, लेकिन हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो चला भी जाता है। कई सालों तक ये बात रहस्य बनी रहती है कि कौन वो आदमी आया था जिसने हमें इतनी सारी बातें बताई, लेकिन कोई भी यह समझ नहीं पाता है। इसके साथ ही बात साथियों, हम ये भी देखते हैं कि यहाँ कानूनी सलाहकार हो, यहाँ पे वकील हो, यहाँ पे लेखक हो, यहाँ पे लोग जो है यहीं रहते थे। दूसरी बात आती है कि अब लेखक कहता है कि और वर्षों बाद जब मैं जेमिनी स्टूडियो को छोड़ चुका था और मेरे पास ज्यादा समय और बहुत कम पैसा था, तो कोई भी घटी हुई कीमत की चीज मेरा ध्यान खींच लेती थी। मद्रास माउंट रोड पर पोस्ट ऑफिस के सामने फुटपाथ पर बिल्कुल नई पुस्तकों का ढेर लगा था, जिसकी कीमत प्रति पुस्तक 50 पैसे थी। वैसे वे किताब एक ही किताब की प्रतियां थी, सुंदर अमेरिकी पेपरबैक संस्करण में। विशेष घटी की कीमत वाला छात्र संस्करण रूसी क्रांति की 50वीं वर्षगांठ के संबंध में ये किताबों के नाम है साथियों। मैंने 50 पैसे दिए और इस पुस्तक की एक प्रति ले ली, द गॉड दैट फेल्ट। 6 जाने माने विद्वानों ने 6 भिन्न भिन्न संबंधों में साम्यवाद में अपनी यात्रा तथा निराशपूर्ण आपसी वापसी का वर्णन इस पुस्तक में किया था। ये विद्वान थे एंड्रे ग्राइड, रिचर्ड राइट, इग्जिनियो सिलोन, आर्थर कॉसलर और लुई फिशर और स्टीफन
स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर, इस आदमी का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में एक बात याद आई कि क्या वह स्टीफन स्पेंडर वही था एडिटर जो वर्षों पहले हमारे यहाँ आया था। तब मुझे याद आता है कि हाँ, यह वही आदमी था जो स्टीफन स्पेंडर के जेमिनी स्टूडियो में आने पर जो प्रतिक्रिया हुई थी। अब कोई रहस्य नहीं रह गया था कि वही व्यक्ति था। जेमिनी स्टूडियो के बॉस को स्पेंडर के काव्य से बहुत सरोकार न रहा हो, किंतु उनकी पुस्तक गॉड दैट फेल्ड के साथ यह बात नहीं थी। गॉड दैट फेल्ड जो कि जेमिनी स्टूडियो में आने वाले स्पेंडर ने लिखी थी। साथियों, यहीं पे अपनी कहानी को मैं समाप्त करता हूं।